नमस्कार, स्वागत है आपका एव स्टार पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा का री एग्जाम शनिवार को पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया। ये री एग्जाम 13 दिसंबर 2024 को हुई परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी के कारण रद्द की गई परीक्षा की जगह पर हुआ। करीब 12,000 अभ्यर्थी इस री एग्जाम में शामिल हुए। जिला प्रशासन ने परीक्षा से पहले छात्रों की चेकिंग के लिए खास तैयारियां भी की थी और इसी बीच पटना में बीपीएससी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार बीते कई दिनों से जारी है और इसी को लेकर ये रिपोर्ट हमारी छोटी सी देखिए। पटना के बापू परिसर केंद्र की रद्द बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक हुई। वहीं इस दौरान महिला अभ्यर्थी ने कहा कि निश्चित रूप से दोबारा परीक्षा आयोजित करनी चाहिए, जब उन्हें पता है कि छात्र संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन सरकार निर्णय लेने में असमर्थ नजर आ रही है। वास्तव में वो छात्रों के भविष्य के बारे में गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने पटना के एक परीक्षा केंद्र पर हुई गड़बड़ी के बाद वहां के 12,000 अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की है। हालांकि इन अभ्यर्थियों के लिए इस बार 12 सेंटर बनाए गए। इनमें से 15 परीक्षा केंद्र पटना सदर उपखंड के अंतर्गत आते हैं। ये परीक्षा ऐसे समय आयोजित की गई जब बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है। शुक्रवार को हजारों छात्रों ने पटना में रेल और सड़क यातायात बाधित कर दिया था, जबकि कई छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा बल प्रयोग के बाद विरोध प्रदर्शन बढ़ गया, जिससे कई प्रदर्शनकारी भी गंभीर रूप से घायल हुए। पटना गांधी मैदान में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का अनशन तीसरे दिन भी जारी है। इस बीच पीके ने कहा कि सरकार छात्रों की बात सुनेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। अनशन का असर सरकार पर नहीं पड़ रहा तो अधिकारियों को क्यों बात करने के लिए आना पड़ रहा है। अनशन समाप्त करने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका असर चुनाव पर दिखेगा। वहीं गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर पर पटना के डीएम चंद्रशेखर ने कहा कि री एग्जाम के बाद प्रशांत किशोर पर एक्शन लिया जाएगा। वो पब्लिक प्लेस पर धरना नहीं दे सकते हैं। इस पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। हमारी तरफ से प्रशांत किशोर को लिखित नोटिस दिया है, फिर भी नहीं हटे हैं। धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग तय जगह है। आपको बता दें कि पीके के अनशन का आज तीसरा दिन है। वहीं आपको बता दें कि री एग्जाम समेत बीपीएससी अभ्यर्थियों की 5 मांगे आखिर हैं क्या। पहली, 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच और पुनः परीक्षा कराई जाए। नंबर 2, 2015 में 7 निश्चय के तहत किए गए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया जाए। नंबर 3, पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताएं और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी हो। नंबर 4, बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। वही नंबर 5, सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू हो। तो पिछली बार परीक्षा केंद्र पर हुई गड़बड़ी के चलते री एग्जाम कराए जा रहे हैं, जहां इतने सारे अभ्यर्थी जो है तादाद में जुटे और उन्होंने अपने एग्जाम्स दिए, लेकिन इसको लेकर प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्र अभी भी इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। तमाम नेताओं से जो है अपनी मांगों को लेकर समर्थन की अपील कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकार से इस पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। और वहीं हम इसको लेकर इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे जो भी अभी छात्रों के साथ बिहार में चल रहा है बीपीएससी एग्जाम को लेकर। और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आशीष कुमार जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। सबसे पहले जो कुछ भी बिहार में छात्रों के साथ इन दिनों देखा जा रहा है, पूरी तरह से आप भी अवगत है, पूरी जनता जानती है, देश जान रही, लेकिन क्या ये जायज है? 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, छात्र अभी भी अपने हक की लड़ाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है उसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ना तो ये पॉलिटिकली उचित है, ना तो ये सोशली उचित है, और ना ही इकोनॉमिकली उचित है। ये बहुत अनुचित है। इस तरह का जो है एक चलन चल चुका है। ये बिहार पहला स्टेट नहीं है जहां पर ये चीज हो रही है। बिहार के ठीक पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा था, वहां पर भी चीजें बहुत आसानी से नहीं हुई। हालांकि अंत में आयोग को वापस लेना ही पड़ा अपना फैसला। इसके पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी देखा हुआ था कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। मध्य प्रदेश के पहले जो है 2 साल पहले हम लोगों ने राजस्थान में भी देखा हुआ था, तब तो वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो लगभग हर एक स्टेट में
हम लोग इस तरह का एक ट्रेंड देखते चले जा रहे हैं। और ये जब आपको एक सेट पैटर्न नजर आने लगता है ना, कि एक स्टेट के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे स्टेट के बाद तीसरा स्टेट, तो जो क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है, अक्सर करके हिंदी मूवीज वगैरह में हम लोग बिल्कुल। देखते हैं, तो ये कहते हैं कि ये पैटर्न जो है ये फिर एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ ले और जाती हैरत है। की बात यह है तो कि रिपीट और होती ही रहती है इस तरह की चीजें जो है। हाँ, इस तरह की चीजें लगातार घट रही हैं, और छात्रों की मांग कोई नाजायज मांग नहीं है। अगर कुछ सेंटर्स पर या एक सेंटर पर अगर खुलासा हुआ, तो इस आधार पर गवर्नमेंट ये कैसे कर सकती है कि और जगहों पर नहीं हुआ है। बिल्कुल। पहले ये होता था कि अगर एक जगह कोई परीक्षा गड़बड़ में आती थी, तो हमें पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये देश में साफ सुथरे और अच्छे जो है प्रशासनिक अधिकारी देने की बात है। पूरा जो है हमारा प्रशासनिक अमला जो है इसी पर टिका हुआ है। तो कैसे, और सरकार होती कौन है एक लोकतंत्र में? जो स्टेक होल्डर होता है, जो जनता होती है, उसी की मांग होती है। आप रात को उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार कराते हैं, और जब शरीर गीली हो जाए तो उतनी ठंड में आप उनको खींच करके लाठियां मारते हैं, जिससे कि लाठी उनके शरीर पर चिपक जाए कायदे से। बिल्कुल। ये बहुत गलत हो रहा है। ये एक मतलब कितना घिनौनी मानसिकता वहां के जो है तमाम अधिकारियों की रही होगी, चाहे वहां के कलेक्टर रहे हो, चाहे वहां के एसएसपी रहे हो। सोचिए कितनी घृणित और कितनी गंदी सोच रही होगी। और अगर आप तमाम प्रावधानों को उठा करके देखिए, तो शायद मैं बहुत अधिक बड़बोलेपन में नहीं जाऊं, तो इन लोगों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा हो सकता है। क्योंकि जी। जो लोग वहां पर लाठियां खा रहे थे वो इस देश के मालिक हैं, और जो लाठी चला रहे थे वो नौकर थे, और नौकरों ने अपने मालिकों के ऊपर उनकी जायज मांग के लिए लाठियां चलाई, वो भी इतनी घिनौने तरीके से। ये अंग्रेजों के जमाने की या आशीष जी, मुगलों के जमाने यहाँ में की बात ऐसा आती होता है रहा नीतीश होगा। कुमार, ये बहुत गलत सेम है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाते हैं, और खुद भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो छात्र आंदोलन से ही जन्मे हैं। इसके अलावा जो बिहार के बड़े तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इन्हीं चीजों से निकले हुए जन्मे हुए, चाहे वो बात करें स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात करें, लालू यादव की बात करें, अन्य भी जो लोग रहे हैं वो भी। लेकिन आज जब छात्रों के साथ इस तरह की हालात देखने को मिल रहे हैं, नीतीश कुमार चुप नजर आ रहे हैं, मौन है बिल्कुल। नीतीश कुमार देखिए अपनी जिंदगी की आखिरी जो राजनीतिक पारी है उसमें अब हैं। और नीतीश कुमार की इधर आपने कई हरकतें ऐसी देखी होंगी जिससे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मुझे नीतीश कुमार लगभग उसी फेज में मेंटली नजर आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को लास्ट टाइम देखा हुआ था। वो जाते थे भाजपा के लिए प्रचार करने, कई जगहों पर ऐसा हुआ, और वो ये भूल जाते थे कि वो किसके लिए प्रचार करने आए हैं। तो वाजपेयी जी धीरे धीरे, मुझे कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है नीतीश कुमार जी के बारे में, लेकिन नीतीश कुमार जी सार्वजनिक मंच पर लगते हैं अधिकारियों के पैर पकड़ने, फिर वो प्रधानमंत्री का पैर पकड़ने लगते हैं। तो हम ये श्योर नहीं हो सकते हैं कि नीतीश कुमार कितना मेंटली फिट हैं। बल्कि मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार को जो है बिहार के हित में स्टेप डाउन करना चाहिए, और नई राजनीति को जो है वहां पर आने की जगह देनी चाहिए। ये वो समय है जब नीतीश कुमार जी को घर बैठना चाहिए। वो मेंटली फिट नहीं है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको लेकर तमाम तरह के सवालात उन पर खड़े कर रहा है। और तेजस्वी यादव का भी इसको लेकर बयान आया, मीसा भारती का बयान आया। वो लोग भी कह रहे हैं कि बिहार में सरकार नाम की चीज ही नहीं है, केवल अधिकारियों के सहारे चल रही है। जो कुछ भी हो रहा है छात्रों के साथ, इस पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखें, प्रशांत किशोर धरने पर बैठे हुए, अनशन पर बैठे हुए। यहाँ केवल राजनीति रोटियां ही सेकी जा रही है, या फिर छात्रों की सुनेगा भी कोई? नहीं, इसको हम ये नहीं कर सकते कि केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। प्रशांत किशोर से ज्यादा जो नाम लिया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि बिहार में एक शख्स जो कि लगभग हर मुद्दे पर सबसे अधिक मुखर रहा है, वो पप्पू यादव का नाम है। हम लोग उनके नाम को भूल रहे जी, हैं। जी। और पप्पू यादव की इमेज चाहे जैसी भी सोशल मीडिया में गढ़ी गई हो, मैं काफी लंबा समय मैंने बिहार में गुजारा हुआ है, और आज की तारीख में लोग बिहार में पप्पू यादव में एक उम्मीद देखते हैं। भले ही वो उम्मीद वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकती हो, हालांकि पप्पू यादव अपनी सीट हमेशा अपने दम पर जीतते रहे। इस बार भी निर्दलीय उन्होंने जो है सीट निकाल करके दिखाया बिहार में। जी। तो पप्पू यादव एक शख्सियत है जिन्होंने कि बहुत शुरू से इस मुद्दे को उठाया। प्रशांत किशोर तो अगर आप देखिए तो बड़े कंफ्यूज से नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर को तो अपना पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार करना है। वो वहां पर जा रहे हैं। पहले उनके जो है प्रदेश अध्यक्ष गए थे, जिनको कि वहां के स्टूडेंट्स ने कूट करके वापस भेज दिया था। तो प्रशांत किशोर के लिए ग्राउंड तैयार करना है। हालांकि प्रशांत किशोर के पहले भी अगर आप देखिए तो तेजस्वी यादव
उन बच्चों से मिल चुके हैं। तेजस्वी यादव का जो है आ चुका है, फिर इसके अलावा जो वहां के कम्युनिस्ट पार्टीज हैं और उनका जो स्टूडेंट विंग है एसएफआई जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो भी वहां पर काफी एक्टिव तरीके से है। कन्हैया कुमार भी जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष वो सब कुछ कर रहा है जो विपक्ष को करना चाहिए। कमजोरी यहाँ पर सत्ता पक्ष की है। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ये सिर्फ बिहार नहीं है, पूरे देश में ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है और ये जानबूझ करके दिखाया जा रहा है। लेकिन आशीष जी, हम छात्रों की बात करते हैं तो ये चीज हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि छात्र वो ताकत है जो सरकारें उखाड़ फेंकती है। लेकिन यहां हम देखें सरकार हल्के में क्यों ले रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र हैं वहां आंदोलन में। साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आई, घसीटा जा रहा है, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जो है काफी लंबे समय से जो है कई सारे मनोवैज्ञानिकों को जो है रिपोर्ट्स भी हैं कि सोशल मीडिया ने लोगों के सोचने समझने की क्षमता को शून्य बना दिया है। आज आप एक मुद्दा लेकर के जा रहे हैं, वो मुद्दा अचानक से उठेगा, कल को सोशल मीडिया आपको दूसरा परिदृश्य दिखाएगा और पीछे वाला आपका पूरी तरह से इरेज कर देंगे। वो आप देखिए ना, किसान आंदोलन का क्या हुआ, जिन किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में थार दौड़ा दिया गया, उसके बाद के ठीक इलेक्शन में उसी केंद्रीय मंत्री को, टेनी को वहां से जिता दिया जाता है। तो ये आपके सामने लगातार नए नए मुद्दे, नए नए तमाशे, नए नए मुद्दे, नए नए तमाशे इस तरह से फेंके जाएंगे कि आप सोच ही नहीं पाएंगे, आपको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता है। तो ये आपको कोविड का दौर हर किसी ने भुला दिया, एक नई चीज आ गई। अभी मंदिर मस्जिद, अभी बिहार में भी आप देखिए, इस मुद्दे को खत्म करने के लिए बिहार में भी खुदाई होगी, वहां पर भी मंदिर मस्जिद का झगड़ा उछाल दिया जाएगा और यही स्टूडेंट अपनी नौकरी की चिंता छोड़ करके मंदिर मस्जिद के पीछे या लव जिहाद के पीछे, सब्जी जिहाद के पीछे ये स्टूडेंट लग जाएगा। उसके स्थायी रूप से सोच पाने की जो क्षमता, कभी जो आप बात कर रही है तेजस्वी यादव के जो पिताजी हैं, लालू यादव या फिर नीतीश कुमार या रामविलास पासवान, वो दौर था, किताबों का दौर था जो स्थायी स्मृतियां तैयार करती थी। और उस जमाने में आपातकाल का दौर था, जयप्रकाश और राजनारायण का जो वो मूवमेंट हुआ करता था, उस मूवमेंट से ये लोग उभरे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सत्ता का जो है अफीम, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे तेजस्वी हो और चाहे लालू यादव, जैसे इन लोगों ने सूंघा, ये लोग उसमें ही खो गए। और यही चीज आपको क्या लगता है कि कल को जो है आरएसएस के कार्यालयों में दरी बिछाने वाले या फिर वार्ड नगर में जो है चाय बेचने की जो तथाकथित हमारे सामने स्टोरी है ना, मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, डिनाई कर सकता हूँ, इसका कोई फैक्ट नहीं है हमारे पास, क्या ये नरेंद्र मोदी जी को एक बार भी हम लोगों ने ये सुना कि रेलवे में जो चाय मिलती है उसमें यूरिया वगैरह दूध की जगह डाल करके पिलाया जाता है, इसके खिलाफ कोई आंदोलन करना चाहिए? वो उन मुद्दों पर या रेलवे की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको वो कभी भी कंसर्न नहीं करते, क्योंकि वो उससे आगे निकल चुके हैं, वो वक्त गुजर गया है। सत्ता एक ऐसी अफीम है जिसको सूंघने के बाद आप सातवें आसमान पर ही मिलते हैं, और ये बात सबके साथ सही है। तो स्टूडेंट्स जो है वो सोशल मीडिया के नशे में धुत है, वो बहुत जल्दी भूल जाएगा। आशीष जी, अगर हम अभी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, अगर हम एग्जाम्स की देखें तो जेडीयू की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम चीजों की जांच की जा रही है, पुख्ता सबूत नहीं है, और इसके हवाले से जो ये हवाला दिया जा रहा है कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं होंगे एक्शन नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जब नीट का एग्जाम चल रहा था तब भी हमने देखा था कि किस तरह से सरकार उसकी भी जांच की बात करती रही, लेकिन उसमें अभी भी रफ्तार वही है, एक दो करके जो आरोपी है वो पकड़े जा रहे हैं, जबकि उसके प्रूफ भी सामने आ चुके थे। देखिए, एक बात तो हम लोग को ये समझना होगा कि ये जो दलाली होती है, चाहे एग्जाम्स में नीट का हो, चाहे ये लोक सेवा आयोग जो राज्य स्तर पर है या संघ स्तर पर कहीं पर भी हो, अभी बहुत समय नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में ये पता चला था कि उत्तर प्रदेश में आयोग की बहुत सारी नौकरियां जो है वो सरकार के जो करीबी लोग हैं उनको बटी हुई है, और इसका जो है करीबन 50% से ज्यादा का डेटा तमाम जो है बड़े न्यूज़पेपर में जो है ये पब्लिश भी हुआ था कि इनको मिला, लेकिन उनमें से एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। जब छोटा सा छोटे चोर का कमीशन भी जो है ऊपर तक आप बांध करके बैठे हुए हैं, ये पूरा सिस्टम क्या आपको लगता है कि बगैर सरकार की मर्जी के चल रहा है? ये उनकी मर्जी के बगैर नहीं चलता है, ना तो रोहिंग्या सरकार की मर्जी के बगैर है,
ना तो आतंकवाद सरकार की मर्जी के बगैर है और ना ही तो जो है अफीम गांजे का। तो ये भी जो नौकरियां भी हैं ये भी सरकार के भरोसे है। आपके सामने सिर्फ मुद्दे उछाले जाते हैं, आप बहुत दूर में नहीं जाइए। संदेश खाली बिहार बंगाल इलेक्शन के ठीक पहले बहुत बड़ा मुद्दा था। जी आज बिल्कुल। संदेश खाली में उन महिलाओं के साथ क्या हुआ इस पर कोई भी विचार कर रहा है क्या? वही जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो है एक रेप हुआ था बंगाल में, उसके बाद उतना बड़ा मुद्दा बना। आज उस लेडी डॉक्टर की मां कह रही है कि सीबीआई ने मेरा बयान तक दर्ज नहीं किया, जबकि उसके मां बाप ही सीबीआई की जो है जांच की मांग जो है बड़े पैमाने पर कर रहे थे। या कहीं पर कोई किसी भी इशू को आप बता दीजिए जो इशू आज की तारीख में बहुत लंबे समय तक ठहर रहा हो, सरकार मंत्री से लेकर के संतरी तक इसमें पूरी तरह से शामिल होते हैं और किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि उनकी कॉलर पर जो है हाथ डाल दे। तो बिल्कुल। जब वही चोर हैं और साहब यहां पर तो मतलब वो वाला एक नजीर हो जाती है ना कि कातिल भी वही है, वही गवाह है और जी वही जज बन करके बैठा हुआ है। आशीष जी, तो अ, आखिरकार अगर हम बात करें आप कहां जो जाएंगे? सरकार और व्यवस्था की सिस्टम की, कहीं ना कहीं एक इकबाल से चलता है, एक भरोसा होता है, लेकिन छात्रों के साथ पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं देश के कई सारे राज्यों में जो कुछ भी हो रहा है, छात्रों का भरोसा तार तार हो गया है। क्या अगर हम देखें इसके जरिए उनके भविष्य बनाए जा सकते हैं? अगर सरकार की कहीं भी हम देखें यातायात व्यवस्था अगर उनकी प्रभावित होती है, इसके लिए शोर शराबे हो जाते हैं, लेकिन जिनकी जिंदगी की यातायात प्रभावित हो रही है इसके लिए बोलने वाला कोई नहीं। नहीं, एक्चुअली में होता क्या कि लोकतंत्र में असली मलकियत तो आपके पास बैठी हुई मिली हुई है। क्या आप वस्तुतः ईमानदारी से कोई भी अपने सीने पर हाथ रख करके कह दे कि यही स्टूडेंट जो रात को इनको पानी से भिगो करके तब लाठी से मारा गया, ये बिल्कुल जलियांवाला बाग कांड बना दिया, बस गोली नहीं मारी पर उससे भी दुर्दांत किया। जी ये हर ठंडक में इन बच्चों को ये दर्द महसूस होगा, ये केवल आज नहीं जिंदगी भर ये महसूस होगा पुलिस की जो मार पड़ती है। लेकिन क्या यही बच्चे जब वोट देने जाएंगे तो धर्म और जाति के ऊपर उठ करके ये अपने ही भविष्य के लिए वोट देंगे? इनके माँ बाप कहां बैठे हुए? इनके माँ बाप इन बच्चों के साथ प्रोटेस्ट में आपको कहीं दिखाई देते हैं या ये अलग से कहीं पर भी वो कैंडल भी जलाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? इनके माँ बाप कहीं ना कहीं चाय की दुकान पर बैठ करके धर्म और जाति की राजनीति बतिया रहे होंगे कि हमारे धर्म का। बिहार में जब लोकसभा इलेक्शन था, मैं बिहार में कई जगहों पर घूमा और जिस किसी से भी मैं बात करता था वो हमेशा ये बोलता था कि हमारी जाति का है इसलिए हम इसको वोट देंगे। मैं बहुत खुल्लम खुल्ला आपको बिल्कुल। बोल रहा हूं, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हम लोगों को बहुत कड़ी चोट मिलती है कि एक वक्त वैसा भी था कि जब लोग बात करते थे कि बजट आता था तो लोग एकदम सांसें बांध करके, उस जमाने में टीवी भी नहीं चलती थी, तो लोग ट्रैक्टर की बैटरी निकाल करके जो है टीवी पर बैठ जाते थे और भाषण सुनते थे बजट का, या रेडियो पर बजट सुनते थे और वो जानने की कोशिश करते थे कि इस बजट से उनको क्या मिला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इस तरह के मुद्दे होते थे। आज की तारीख बिल्कुल। में 21वीं सदी में जब चांद नहीं, मंगल नहीं, सूरज पर पहुंचने की बारी आ गई है, हमारे देश में जाति और धर्म ये दो मुद्दे छूट ही नहीं रहे हैं। और ये स्टूडेंट जिनको लाठियां पड़ी हैं, जो आज अपने भविष्य के लिए रो रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहने के लिए तैयार हूं कि जिस दिन इलेक्शन होगा ये धर्म और जाति के नाम पर बढ़ जाएंगे। तो जब आपने वोट दिया है धर्म और जाति के नाम पर, तो सरकार की गलती आप कहां तक ढूंढेंगे? लोकतंत्र में सरकार वही करेगी और जो ऐसे जनता कई की सारे अपेक्षा है। सवाल छात्रों बहुत की क्लियर सी तरफ से बात हम है। देखे खड़े होते जनता की हैं, जहां अपेक्षा क्या है? जो धर्म और सरकार जाति, कहीं ना उसकी कहीं अपेक्षा देखिए नौकरी इसके लिए है नहीं। रिस्पॉन्सिबल भी है और पूरी तरह से जो छात्रों की मांग है कोई भी इन दिनों सुनने को तैयार नहीं है, सभी मौन है, अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो अब हम बात करें जिस तरीके से बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर सियासत गरमाई हुई है, ऐसे में प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और लेफ्ट की पार्टियां छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। वहीं री एग्जाम देने आए छात्रों ने इस परीक्षा पर अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ छात्रों ने कहा कि री एग्जाम महज एक औपचारिकता है, वहीं कुछ छात्रों ने कहा कि री एग्जाम कराना बेहद ही जरूरी था। वहीं कई अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि परीक्षा में पहले ही गड़बड़ियां सामने आ चुकी है और सिर्फ एक ही केंद्र पर एग्जाम कराने से निष्पक्षता नहीं हो सकती। छात्रों का कहना है कि सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दोबारा से परीक्षा की जानी चाहिए थी। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास चर्चा में बातचीत में बस इतना ही। बने रहिए एबी स्टार के साथ।